और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एनसीईआरटी का 12th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1। इसमें हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके फिर हमें चार्ज निकालना है विद इन द क्यूब। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो एग्जाम्पल 1.1, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.27 आर ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2 and ey and ez equals to 0, in which alpha equals to 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू दी पावर 1/2। तो कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1 द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एंड नंबर 2 चार्ज विद इन द क्यूब। एज्यूम दैट ए इक्वल्स टू 0.1 मीटर। यानी ये हमें क्यूब दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इस क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और इसमें दे रखा है हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इक्वल्स टू, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई एक्स इक्वल्स टू ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा और एक्स टू दी पावर 1/2। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। और इससे हमें ये पता लग रहा है, देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू ओनली एक्स पर डिपेंड कर रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। और दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस के अलोंग वो 0 है, और जो जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी 0 है। और अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है, जो कांस्टेंट है यहाँ पर अल्फा, इसकी वैल्यू दी हुई है 800 न्यूटन पर कूलम और मीटर टू दी पावर 1/2। और ए यानी कि क्यूब के साइड की लेंथ हमें दे रखी है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर ये क्यूब के साइड की लेंथ हमें दे रखी है। और हमें कहता है कि बताओ इस क्यूब का ए पार्ट, इसका बताओ इस क्यूब का फ्लक्स कितना होगा। और जब फ्लक्स निकाल दो तो ये बताओ कि चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, कि चार्ज इस क्यूब के अंदर कितना बंद है। ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो कभी भी देखो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और फ्लक्स निकालना है जैसा कि यहां दे रखा है, तो क्यूब में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जितने भी सरफेसेस हैं क्यूब के, यानी क्यूब में कितनी सरफेसेस होती हैं 6, तो सभी सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितने भी सरफेसेस हैं सबका फ्लक्स निकालो और उसके बाद उनको ऐड कर दो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब इसमें 6 सरफेसेस है तो कहने का मतलब हमें 6 सरफेसेस का फ्लक्स निकालना पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या है, मैं डायग्राम दोबारा से बना के दिखा रहा हूं कि ये हमें इसने क्यूब दिया हुआ है, इस तरह से हमें एक क्यूब दिया हुआ है, ये हमें एक क्यूब दिया हुआ है और ये क्यूब इस तरह से है, यानी कि ये y है, ये x है और ये z है। यानी ये ले लिया इन्होंने y एक्सिस, ये ले लिया z एक्सिस और ये ले लिया है x एक्सिस। ये यहां से यहां तक a है, क्यूब की साइड की लेंथ भी a है जो कि 0.1 मीटर है, वो लिख देता हूं मैं यहां पर। ये है यहां से यहां तक की लेंथ इसकी। और इसमें खास बात क्या दिख रहा है, देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमें दे रखी है ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स टू दी पावर 1/3, और वाई और जेड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड ऑल्सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। इन दोनों के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इसमें एक और बड़ी खास बात है, देखो क्योंकि यहां पर जो x है उसकी पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, और रूट के अंदर कभी भी
नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो फिर वो इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब जो EX है, EX की रियल वैल्यू कब होगी? जब x ग्रेटर देन 0 होगा या 0 होगा, 0 या 0 से ज़्यादा होगा। यानी x जब नेगेटिव है तो EX की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग तो है ही है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये पावर 1/2 है। अगर खाली मान लो होता कि EX इक्वल टू अल्फा एक्स, तो x पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, कोई भी होता, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव हो तब भी EX की वैल्यू रियल आएगी, और नेगेटिव होता तो भी EX की वैल्यू रियल आती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर है x, तो इसका मतलब x खाली पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग होगा। इसका मतलब अगर हम इस सरफेस पे आएंगे, देखो ये वाला सरफेस, ये सरफेस, तो इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड होगा। मान लेते हैं EX है, और ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। मान लेते हैं E-X। क्यों मान लेते हैं E-X? क्योंकि अलग अलग x के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब ये तो होता है कि एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक आउटवर्ड होगा। इसका मतलब जो लेफ्ट सरफेस है, जो मैंने सेट किया है, उसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा ऐसे, और राइट वाले का एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ध्यान से देखो कि लेफ्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में है ना, और राइट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। और दो चीजें जब ओपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच का एंगल होता है 180, और जो सेम डायरेक्शन में होता है तो उसका एंगल होता है 0 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E-X राइट सरफेस के एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, एंगल होगा 0 डिग्री, और लेफ्ट वाला सरफेस और इलेक्ट्रिक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल होगा 180 डिग्री। ध्यान रखना इस चीज को, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। अच्छा, और देखो, और इसमें ध्यान से अगर देखो तो जो बाकी सरफेसेस है, बाकी सरफेसेस, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, तो इस ऊपर वाला छत है उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो कितना एंगल बना? 90। ऐसे ही जो नीचे वाला है उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कितना एंगल बना? 90। नहीं, इसी तरीके से अगर तुम सबसे सामने यानी दोनों यानी टॉप और बॉटम दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस पे है, और टॉप और बॉटम दोनों का जो एरिया वेक्टर होगा वो y और नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग होगा, यानी एंगल बनेगा उसका x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का, यानी टॉप का और बॉटम का। इसी तरीके से अगर देखोगे तो इसमें दो दीवारें हैं। एक दीवार वो जो ये वाली है, देखो ये वाली, यानी सामने वाली दीवार, उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो z एक्सिस के अलोंग होगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 डिग्री पे हुआ। और जो पीछे वाली दीवार होगी उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो एरिया वेक्टर है वो नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग होगा, यानी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे होगा। यानी कि दो सरफेसेस को छोड़ करके, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस जिसको मैंने सेट किया, उसके अलावा जो बाकी चार सरफेसेस हैं उन सरफेसेस का एरिया वेक्टर बोले तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बनाएगी? 90 का एंगल बनाएगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E cos थीटा, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। तो थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? थीटा ये एंगल होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल होता है। तो अभी मैंने क्या बताया कि टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस और सामने की दीवार और पीछे की दीवार सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि E यानी सभी केसेस में थीटा कितना हो गया? सभी केसेस में थीटा हो गया 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है?
cos 90 होता है 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना आ जाएगा, 0। यानी कि कौन कौन सी दीवारें हैं, टॉप, बॉटम, पीछे की दीवार और सामने की दीवार, इन सब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0 डिग्री, सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0, क्योंकि सबके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो किसका हुआ, खाली एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ इस पूरे क्यूब का, वो हुआ खाली राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। तो क्या करोगे, तो ये करोगे कि दोनों सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब क्या लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब कितना होगा, फाई ऑफ लेफ्ट प्लस, या ऐसे फाई ऑफ राइट प्लस फाई ऑफ लेफ्ट। ये दोनों सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे और ऐड कर दोगे, क्योंकि बाकी का तो 0 है। ठीक, अच्छा फाई राइट कैसे निकालोगे, वही ई इसका राइट सरफेसेस का मैंने कितना लिया, ई डैश बोला है, ई डैश एक्स है ना, और ए और कॉस 0, समझ में आया ना, क्यों 0, क्योंकि राइट सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। हाँ, प्लस ई एक्स है ना, ए और कॉस 180, क्यों, क्योंकि ई और ए यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ गया। अच्छा, तो ए तो दोनों में कॉमन आ गया, देखो कॉमन आ जाएगा, क्या रह गया खाली ई डैश एक्स माइनस, और कॉस 180 कितना होता है, -1, कॉस 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस ई एक्स हो गया, खाली ये हो गया। अब ई डैश एक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला है, अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, राइट सरफेस के लिए x क्या होगा, ये और ये, यहां से यहां तक, यानी कि इसके लिए x लेंगे यहां से लेके पूरा यहां तक, यानी राइट सरफेसेस का ओरिजिन से डिस्टेंस, राइट सरफेस का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, a प्लस a, ये वाला और a ये वाला है ना, क्यूब के साइड की लेंथ जो x एक्सिस पे लाई कर रही है a, और जो लेफ्ट सरफेस है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस वो भी a है। तो राइट सरफेस का डिस्टेंस कितना हो गया ओरिजिन से, 2a, तो इसका मतलब यहां पर x आ जाएगा 2a, और पावर कितना x का, 1/2, माइनस ऐसे ही लिखो, लेफ्ट सरफेस के लिए अगर जाओगे तो अल्फा और वो a डिस्टेंस पे है की पावर 1/2, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो a तो हो गया, ये a स्क्वायर तो हो ही गया, क्योंकि एरिया किसका है, राइट सरफेस हो लेफ्ट सरफेस हो दोनों एक स्क्वायर है, स्क्वायर का वो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, तो वो मैंने इसको लिख दिया a की जगह a स्क्वायर। अब बाकी में कॉमन क्या आ जाएगा, a टू दी पावर 1/2, और अल्फा भी कॉमन आ गया, तो यहां खाली क्या रह गया, √2 और -1, यानी कि 2 टू दी पावर 1/2 रह गया है, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो √2 -1। अच्छा, अब a की वैल्यू कितनी देखो, 0.1, तो 0.1 स्क्वायर दिया हुआ है हमें, यहां भी 0.1 की पावर 1/2, ये हो गया, और अल्फा है 800, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 और -1, ये हो गया। 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू 800, और 0.1 की 1/2 का मतलब होता है, 0.1 का मतलब हो गया 1/10, यानी 1/10 और 10 का रूट, ये 1/2 का मतलब रूट, तो 1/10 का रूट है ना, और ये हो गया 0.414, ठीक है। तो ये आ गया 8.01 और इंटू 800 कितना आ गया, 8/√10 इंटू 0.414, ये हमारा जो है इसकी वैल्यू आ गई। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, सॉल्व करना, √10 की वैल्यू डालेंगे तो, और 8 डिवाइडेड बाई √10 कितना जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.1 मान लो, तो 3 पॉइंट ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा हमारा 1.05 ऐसा कुछ आ जाएगा, कितना, और फ्लक्स निकाला तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन
पर कूलाम और मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। समझ में आ गया होगा क्या करा सीधा। यहां पर सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये देखो क्यूब वाले क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी वो सरफेस देखो जिस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, तो उन्हीं सरफेसेस का फ्लक्स होगा। ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस, आगे वाला सरफेस, अगर ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस के पैरेलल होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। ध्यान रखेंगे क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर होगा तो फिर तो एरिया वेक्टर के साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो टॉप, बॉटम, पीछे, आगे सबके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 का एंगल बनेगा। cos 90 होता है 0, इनका फ्लक्स होगा 0। तो खाली फ्लक्स होगा राइट सरफेस का और लेफ्ट सरफेस का। राइट सरफेस का मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, लेफ्ट सरफेस का ऑपोजिट में है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी लेफ्ट के साथ 180 का एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट के साथ 0 एंगल बनाएगा राइट के सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ। समझ में आ गया। तो ये हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला ये कंसेप्ट का यूज करके। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इसमें वो भी इसी कंसेप्ट को यूज करके करेंगे। अब क्या निकालना है? क्यूब। दूसरा पार्ट में क्या निकालना है? चार्ज विद इन द क्यूब। तो गॉस थ्योरम लगा देंगे बाय गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q हो जाएगा हमारा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और फाई कितना है? फाई हमारा 1.05 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा लगभग 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। तो ये हमारा चार्ज आ जाएगा विद इन द क्यूब। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट करके मैं पॉइंट बता देता हूं, याद रखेंगे। देखो उस क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि राइट सरफेस पे और लेफ्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। देखो ये अलग अलग है, E-x और EX। क्यों अलग अलग है? क्योंकि E की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। अगर E-x और EX सेम होता तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता। यानी जितना होता राइट सरफेस का उतना ही होता लेफ्ट सरफेस का। एक का होता पॉजिटिव, एक का होता नेगेटिव, टोटल फ्लक्स हो जाता 0। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता, यानी कि यूनिफॉर्म होता, सब जगह एक जैसा होता। जैसे मान लो कुछ लिखा होता कि E = 800 कुछ ऐसे लिखा होता, बस न्यूटन पर कूलाम ऐसा कुछ लिखा रहता। तो इसका मतलब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो फ्लक्स भी दोनों सरफेसेस का यहां पर सेम होता। समझ में आ गया? तो ध्यान रखेंगे कि नोट करके लिख लेते हैं इसको कि व्हेन कोई भी हो अ क्लोज्ड सरफेस kept in uniform electric field, the total electric flux always will be 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। समझ में आ गया? कभी भी कोई भी क्लोज सरफेस है किसी भी शेप का हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। ध्यान रखना इस चीज को। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन कराया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है और देखना है। सीबीएसई में बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे करने को।